हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था जूम कॉल पे, जितने भी मेरे मेंबर्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है बीएचयू बीकॉम या फिर बीए या फिर वोकेशनल कोर्सेज के लिए, उन लोगों ने कल जूम मीटिंग पे ज्वाइन किया था। वहाँ पे हम उन लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था जिनका क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में आता है। पिछले साल के अगर एंट्रेंस पेपर उठा कर देखेंगे तो उस सब में जो है बीएचयू बीकॉम और बीए में जो है ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया है। ठीक, तो हम यहाँ पे वो चीजें डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या पता कल नहीं समझ में आया होगा या फिर वो लोग भी होंगे जिन्होंने सेशन नहीं ज्वाइन किया होगा। तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने जाएंगे। अगर वो लोग इन पॉइंट्स को देखेंगे तो भी शायद उन्हें थोड़ा मोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डब्ल्यूटीओ के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब सेटअप हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, या फिर इसके जो है मेंबर्स कितने हैं, हम इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किए थे। डब्ल्यूटीओ जो है कैसे आया, इसके पहले भी कोई ऑर्गेनाइजेशन था या नहीं, नहीं था तो कौन सा था, नहीं था तो क्यों नहीं था, इस सब की चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले। चलिए चलते हैं डब्ल्यूटीओ की तरफ। तो डब्ल्यूटीओ का जो हेडक्वार्टर था वो था जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। सबसे पहली बात कि डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1 जनवरी 1995 को इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 164 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी। और जो इनके लीडर हैं, ठीक है, शी इज नगोजी ओकोंजियो इवाला, शी इज अफ्रीकन। इनकी जो लीडर का नाम है वो है नगोजी ओकोंजियो इवाला। ठीक है, अभी 1 मार्च को ही ये अपने सीट पे आई हुई है। 1 मार्च को ही इनको अपॉइंट किया गया है। ओके, और डब्ल्यूटीओ का एम क्या होता है? तो डब्ल्यूटीओ का एम होता है, डब्ल्यूटीओ जो है वो किस लिए काम करता है? तो डब्ल्यूटीओ जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए काम करता है। अब हम चलते हैं डब्ल्यूटीओ की हिस्ट्री की तरफ कि डब्ल्यूटीओ जो है आया तो कैसे आया। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस, जो हमारा 1944 में ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस, वहां पे ऐसा कुछ माना गया था कि कोई एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो हमारे ट्रेड को ध्यान दे। ठीक है, जो हमारी ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उन पे जो है थोड़ा सा अपना ध्यान लगाए, ताकि जो हमारे यहाँ जो ट्रेड है, ठीक, जो एक नेशन दूसरे नेशन से जो ट्रेड करता है ना, वो इजीली हो सके। तो डब्ल्यूटीओ ने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सोचा। ठीक, सॉरी, डब्ल्यूटीओ ने नहीं, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए लोगों ने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बारे में सोचा जिसका नाम था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और यही ऑर्गेनाइजेशन होगा जो ट्रेड को कंट्रोल और मैनेज करेगा। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे कि ये ऑर्गेनाइजेशन बन नहीं पाया। किसकी वजह से नहीं बन पाया? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री नहीं कर रहा था। वो कह रहा था कि नहीं, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम इसके मेंबर नहीं बनेंगे, क्योंकि इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हमारे लिए सही नहीं है। तो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक सपना ही रह गया। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बाद नहीं आई। लेकिन कोई तो ऐसी बॉडी, कोई तो ऐसा अग्रीमेंट चाहिए होता है जिससे हम लोग ट्रेड को कंटिन्यू रख सके। तो एक परमानेंट नहीं कह सकते हैं, एक इसको टेम्परेरी एक अग्रीमेंट बनाया गया जिसका नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसको साइन किया गया 1947 में, इसको साइन किया गया 23 कंट्री के द्वारा, इसको साइन किया गया। और लेकिन ये इफेक्ट में कब से आया? 1948 में आया। जो ये गैट का वाला जो एग्रीमेंट था ना, वो सिर्फ एक एग्रीमेंट था, कागज पे लिखा हुआ था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो किसी चीज को मॉनिटर करे। इसमें सिर्फ सारी कंट्री, सारे नेशन ने अग्री किया हुआ था कि हाँ, हम ऐसे 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 चीजें करेंगे। ठीक है, तो गैट कब आया? तो गैट कब आया? 1947 में आया। 1944 में ही जो है अमेरिका जब ITO चलाने की बात की गई थी, तभी जो है उसके कुछ समय बाद जो है अमेरिका जो है उनसे मना कर दिया। ठीक, अब आते हैं कि जो गैट का जो लास्ट कॉन्फ्रेंस था ना, लास्ट मीटिंग जो गैट की थी, वहां पे जो है डब्ल्यूटीओ को लाने की बात की गई थी, डब्ल्यूटीओ को एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी। और वो जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? माराकेश, मोरक्को में हुई थी। ठीक है, जो लास्ट गैट की मीटिंग हुई थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी माराकेश, मोरक्को में हुई थी। और इसको उरुग्वे राउंड भी बोला जाता है। याद रखना कि उरुग्वे राउंड जो था ये लास्ट था, यहीं से ओरिजिन होता है डब्ल्यूटीओ का। उरुग्वे राउंड जो था, यहाँ पे मैं टिक कर दे रही हूँ, उरुग्वे राउंड, यहीं से डब्ल्यूटीओ की, इसी राउंड से जो है डब्ल्यूटीओ की ओरिजिन होती है। और इसको माराकेश एग्रीमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये माराकेश यानी कि मोरक्को में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि डब्ल्यूटीओ जो है ऑफिशियली कब स्टैब्लिश हुआ? 1 जनवरी 1995 को स्टैब्लिश हुआ अंडर माराकेश एग्रीमेंट। ठीक है, जिसको 123 नेशन ने साइन किया था। ठीक, और
इसके बाद से जो है जब ये आया एग्जिस्टेंस में, WTO को जो है एग्जिस्टेंस में आया, तब वहां पे गैट जो होता है हमारा खत्म हो जाता है। क्वेश्चन ये है कि गैट के होते हुए जब ऑलरेडी गैट जो था रेगुलेट कर रहा था ट्रेड को इतने सालों तक, 1948 से लेके 1995 तक के, जब अगर गैट काम कर रहा था तो WTO आने की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखते हैं यहाँ पे पहला कंडीशन ये है कि गैट इज एन अग्रीमेंट नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। गैट एक अग्रीमेंट था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। दूसरा ये था कि द टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इंडस्ट्रीज वेर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम गैट, मतलब कि गैट के अंदर जो टेक्सटाइल और क्लोथिंग इंडस्ट्रीज थी ना वो नहीं आती थी, मतलब सारी चीजें आती थी लेकिन टेक्सटाइल और क्लोथिंग इंडस्ट्रीज नहीं आती थी, जो कि पूरे वर्ल्ड का एक बहुत ज्यादा शेयर जो है ये रखती थी क्लोथिंग इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जो होती हैं वो कपड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं। तीसरी चीज ये है कि गैट इज फॉलोड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कमोडिटी बेस्ड नेगोशिएशन, मतलब कि गैट जो है वो कमोडिटी बेस्ड नेगोशिएशन के बारे में, जैसे हम लोगों ने बार्टर सिस्टम पढ़ा था कि कोई सामान लो तो कोई सामान दो, तो इसमें क्या था कि गैट का मतलब ये था, गैट ये कार्य करता था कि आप जिस सामान में ले रहे हैं आप उसी सामान को जो है आप इन द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज करेंगे। आई बात समझ में? तो गैट का ये प्रिंसिपल जो है ये चलते हुए आ रहा था। अब चलते हैं एक नेक्स्ट चीजों की तरफ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये हमारा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये भी हमारा ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से ही निकल के आया था। IMF जो है वो हमारा ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से ही निकल के आया था। और एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से निकल के आई जिसका नाम है IBRD। ठीक है, दो ऐसे हमारे सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से निकल के आए। इसको ट्विंस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इनको ट्विंस भी कहा जाता है क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से निकल के आई और ये सक्सेसफुल रही। ठीक है, तो देखते हैं IMF का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1945 में हुआ था। 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था। और IMF का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC में, और इसकी जो मेंबरशिप है वो 192 कंट्रीज ने रखी है, और इसके जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो है गीता गोपीनाथ। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एम क्या है? टू फैसिलिटेट द इंटरनेशनल पेमेंट एंड एडजस्टमेंट, यानी कि एक देश जब दूसरे देश के साथ पेमेंट करता है और उनके बीच में कोई भी एडजस्टमेंट करानी होती है तो वहां पे IMF जो है आगे निकल के आता है और वहां पे ये कार्य करता है। अब याद करिए कि जब हमारी 1991 की जब पॉलिसी आई थी तो वो पॉलिसी क्यों आई थी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमको क्यों लानी पड़ी थी? क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। हमने IMF को अप्रोच किया कि आप हमें लोन दीजिए, तो IMF ने हमें $7 बिलियन का लोन दिया था, याद आ रही है बात? $7 बिलियन का IMF ने हमको लोन दिया था, लेकिन हमारे पास कंडीशंस रखे थे उसने कि आप जो है LPG पॉलिसी लेके लिबरलाइज करिए अपनी इकोनॉमी को, प्राइवेटाइज करिए और ग्लोबलाइज करिए, तभी हम आपको लोन दे पाएंगे। तो IMF का एक काम ये भी होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी मदद करता है, ठीक है, ताकि वो लोग भी जो है डेवलप्ड कंट्रीज के साथ जो है बन के चल सके। अब नेक्स्ट हमारा है ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में अगर देखें तो इसी को हम लोग वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1944 में, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है डेविड मैल्पास, और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। IMF और वर्ल्ड बैंक का दोनों का हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन DC में है, और इसकी जो मेंबरशिप है वो 189 कंट्रीज ने मेंबरशिप ले रखी है। और इसका जो पर्पज क्या है? डेवलपमेंट असिस्टेंस, पॉवर्टी रिडक्शन, और जो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर गरीब कंट्रीज है जितने भी, उनको जो है ये फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि जो वो कंट्रीज भी हैं वो आसानी से जो है अपना कार्य कर सकें। ठीक है, तो ये रहा हमारे 3 ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं हमेशा इनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में, तो प्लीज आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। और रही बात अगले नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो अभी हम बताने वाले हैं कि कौन सा ऐसा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो आज के लिए हम लोग जूम सेशन में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।